प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम सामाजिक विज्ञान विषय में भारत में राष्ट्रवाद भाग 3 पढ़ेंगे और इंग्लिश में अमांडा पार्ट 1 और 2 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में रसायन विज्ञान विषय में पृष्ठ रसायन भाग 4 और 5 पढ़ेंगे और जीव विज्ञान विषय में वर्षगति तथा विविधता के सिद्धांत भाग 3 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, ये है इतिहास के पाठ भारत में राष्ट्रवाद का तीसरा भाग। इस वीडियो में हम सविनय अवज्ञा की ओर ले जाने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम साइमन कमीशन और नमक यात्रा के बारे में जानेंगे। अंत में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। फरवरी 1922 में गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशकों के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल डाली। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 के कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लागत चुकाना भी भारी पड़ने लगा था। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजरने लगे थे। दूसरा कारक था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित की गई थी। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ यानी साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया।
इस विरोध को शांत करने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसीलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियर्स के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिनों तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रहे, हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। अब बात आती है कि यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, जैसे अब्दुल गफार खान और महात्मा गांधी। इससे बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए।
महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। शुरू हुआ मार्च 1930 में और समाप्त हुआ मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस पाठ का तीसरा भाग समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा की ओर ले जाने वाले कारक के बारे में पढ़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया और हम सामूहिक अपनेपन का भाव के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अमेंडा, जो आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट स्लाइड की है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम सभी क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। अबाउट द पोएटेस एंड पोएम। आज की इस वीडियो में पहले तो हम सभी पोएटेस के बारे में कुछ बातें जानेंगे और पोएम के बारे में भी। पोएम अमेंडा, और हम अमेंडा पोएम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम पोएटेस के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। रॉबिन मैकमक्लेन। पोएटेस का नाम रॉबिन मैकमक्लेन है। उनका बर्थ 28 फरवरी 1936 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और अब वो मेलबर्न के पास
किसी जगह में रहती हैं। अबाउट द पोएम। दोस्तों, अब हम पोएम के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे और जानेंगे। दोस्तों, हर बच्चा अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस जरूर करता है जिससे उसको लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता कि हमें कोई रोक टोक करे कि ये मत करो, वो मत करो। ये पोएम भी एक अमेंडा नाम के कैरेक्टर के ऊपर है, जिसको हर चीज की रोक टोक की जाती है कि अमेंडा ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम ये पोएम शुरू करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। दोस्तों, इस पैसेज का मतलब है कि अमेंडा, अपने नाखून मत चबाओ, अपने कंधों को ऐसे ऊपर मत करो और कुर्सी पे लेटना बंद करो और सीधी होकर बैठो। अगला पैराग्राफ है जिसमें अमेंडा अपने ख्यालों में सोच रही होती है कि देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमेंडा सोचती है कि एक एमराल्ड सी है, यानी हरे रंग का समुंदर है। और दोस्तों, एमराल्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि एमराल्ड एक ग्रीन कलर का प्रीशियस स्टोन होता है। और अमेंडा कहती है कि उस हरे रंग के समुद्र में मैं एक अकेली जल परी हूं जो इधर उधर घूम रही है, जो आजाद है। अगला पैराग्राफ है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। दोस्तों, इस पैसेज का मतलब है अमेंडा की मम्मी उसको डांट रही होती हैं, पूछ रही होती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया अमेंडा, क्या तुमने अपने रूम को साफ करा या नहीं। और जहां तक मुझे याद है, मैंने तुम्हें अपने शूज साफ करने के लिए बोला था। दोस्तों, हम सभी के पेरेंट्स हमें इन सब कामों के लिए बोलते हैं। यही इस पोएम में बताया गया है, दिखाया गया है कि अमेंडा इस बारे में क्या सोचती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ इस तरह लिखा है जिसमें अमेंडा की फीलिंग्स बताई जा रही हैं। आई एम एन ऑर्फन roaming the street. I pattern soft dust with my hushed and bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. दोस्तों, इसका मतलब है मैं एक अनाथ हूं जो आजाद होता है और सड़कों पे घूम रहा होता है, अपने बेयर फीट यानी कि नंगे पैरों से मिट्टी के अंदर पैटर्न बना रहा होता है, कोई डिजाइन बना रहा होता है। हर चीज की आजादी होती है उसे, और शांति भी बहुत होती है। दोस्तों, इससे आगे की पोएम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? हमने पोएटेस के बारे में और पोएम के बारे में कुछ बातें जानी, जैसे कि पोएटेस का पूरा नाम रॉबिन मैकमक्लेन है, और पोएम के बारे में हमने बातें जानी, जैसे कि ये पोएम उन बच्चों के लिए एप्रोप्रिएट है, यानी उन बच्चों की लाइफ से रिलेट की जा सकती है जो ये सोचते हैं कि उन्हें हर चीज की रोक टोक है। और हमने पोएम अमेंडा का कुछ हिस्सा आज की इस वीडियो में पढ़ा। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से अमेंडा पोएम जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए और भी मजा आए आगे पढ़ने में।
आइए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम सभी क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। पोएम अमेंडा। आगे की पोएम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली वीडियो में हमने आपकी क्लास 10th की एक पोएम स्टार्ट की थी जिसका नाम है अमेंडा, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट लाइट की है। तो दोस्तों, क्या आप सभी को याद है कि पिछली वीडियो में और अब तक की पोएम में हमने क्या पढ़ा था और क्या सीखा था? दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अबाउट द पोएटेस एंड पोएम यानी कि पोएटेस के बारे में और पोएम के बारे में कुछ बातें जानी थी। जैसे कि पोएटेस का नाम रॉबिन क्लेन है और उनका बर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पोएम के बारे में हमने कुछ बातें जानी थी और वो थी कि ये पोएम एक अमेंडा नाम के कैरेक्टर के ऊपर है, जिसको ये लगता है कि उसके ऊपर हर चीज की रोक टोक है, किसी चीज की आजादी नहीं है। और हमने पोएम अमेंडा का कुछ हिस्सा पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अमेंडा की मम्मी उसको किस किस काम से रोकती हैं और उस बारे में अमेंडा क्या क्या सोचती है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। पोएम अमेंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे की पोएम अमेंडा पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सभी आगे की पोएम अमेंडा पढ़ते हैं। आगे पोएम में कुछ इस तरह लिखा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। दोस्तों, इस पैसेज का मतलब है, ये जो पैसेज है वो अमेंडा की मम्मी अमेंडा को बोल रही हैं कि अमेंडा, वो चॉकलेट मत खाओ। क्या तुम्हें अपने एक्ने यानी अपने पिंपल्स याद नहीं है जो ज्यादा मीठा खाने की वजह से हो गए थे? और क्या तुम मुझे इग्नोर करना बंद करोगी और मेरी तरफ देखना शुरू करोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूं? क्योंकि अमेंडा अपनी मम्मी की तरफ नहीं देख रही होती है। इस सब के बारे में अमेंडा क्या सोचती है? आई एम रेपुंजेल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. दोस्तों, रेपुंजेल की कहानी बहुत ही फेमस कहानी है। एक फेरी टेल है जिसमें रेपुंजेल नाम की एक लड़की, जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं, वो एक टावर में कैद होती है और अमेंडा अपने आप को रेपुंजेल मानती है, जिसको किसी चीज की परवाह नहीं होती। वो टावर में अपनी जिंदगी बिता देती है और अपने ब्राइट हेयर्स यानी कि अपने सुनहरे बाल कभी भी नीचे नहीं गिराएगी, जैसे रेपुंजेल ने किया था। अगला पैसेज है, स्टॉप दैट सूनिंग एट वंस अमेंडा, यू आर मूडी अमेंडा, anyone would think that I nagged at you अमेंडा। अमेंडा की मम्मी ने कुछ इस तरह कहा कि अमेंडा, अब रूठना बंद भी करो, तुम बहुत मूडी हो, यानी कि तुम्हारा मूड तो कभी भी चेंज हो जाता है। अगर तुम्हें इस तरह कोई देख ले तो वो यही सोचेगा कि अमेंडा की जो मम्मी है यानी कि मैं अमेंडा को कितना डांटती हूँ। तो तुम ये सब रूठना मनाना बंद करो और अपने मूड को भी स्टेबल रखो। दोस्तों, ये पोएम अमेंडा यहीं खत्म होती है। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम सभी ने क्या पढ़ा और क्या सीखा।
पोएम अमेंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आगे की पोएम अमेंडा पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि अमेंडा की मम्मी उसको चॉकलेट खाने से रोकती हैं और उसको याद दिलाती हैं कि चॉकलेट खाने की वजह से, यानी मीठा खाने की वजह से अमेंडा को एक्ने हो गए थे। और अमेंडा सोचती है कि वो एक रेपुंजेल है। और अमेंडा की मम्मी आखिरी पैसेज में ये भी बोलती हैं कि तुम ये रूट नाम मनाना बंद करो, जिससे बाहर के लोगों को लगता है कि अमेंडा की मम्मी यानी कि मैं कितना नाराज होती हैं, कितना गुस्सा करती है अमेंडा के ऊपर। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से अमेंडा पोएम जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए और भी मजा और भी आनंद आए आगे पढ़ने में। आइए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम सभी क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अमेंडा पोएम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम पृष्ठ रसायन का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम मिसाइल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोलाइड बनाना सीखेंगे और आखिरी में हम कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो शुरू करते हैं मिसाइल निर्माण की क्रियाविधि से। होता क्या है, सोडियम स्टीयरेट एक आयन होता है। इस आयन के दो भाग होते हैं, एक जल विरागी भाग होता है और एक जल रागी भाग होता है। जो जल विरागी भाग होता है वो जल से डरता है और जो जल रागी भाग होता है वो जल के करीब जाना चाहता है। होता क्या है, जब हम स्टीयरेट आयन को जल के अंदर डालते हैं तो उसका जो जल रागी भाग होता है वो जल के अंदर चले जाता है और जल विरागी भाग जो होता है वो जल के बाहर ही रहता है। अब होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा स्टीयरेट आयन एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उनका जो जल रागी भाग है वो तो पानी में ही रहता है और जो जल विरागी भाग है वो आपस में चिपक कर एक गुच्छा जैसा आकार बना लेता है। उसी को हम मिसाइल कहते हैं। तो इस तरह मिसाइल का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं साबुनों की शोधन क्रिया के बारे में। जो साबुन होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में इसमें जानेंगे हम। आपके सामने जो चित्र है वो कपड़े पर लगे ग्रीस का चित्र है। अब क्या होता है, जो स्टीयरेट आयन है, मान लीजिए कि ये ग्रीस पानी के अंदर है और स्टीयरेट आयन भी पानी के अंदर है। स्टीयरेट आयन का जो जल विरागी भाग होगा वो इस ग्रीस से चिपक जाएगा और उसका जो जलरागी भाग होगा वो बाहर ही रहेगा। तो उसके कारण क्या होगा, कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। आप देख सकते हैं जो आखिरी चित्र है वो स्टीयरेट आयनों द्वारा घिरी ग्रीस की बूंदें हैं। ये मिसाइल के आकार में आपको दिख रही हैं। तो अब क्या होता है, जो हमारा स्टीयरेट आयन है वो ऐसे ही ग्रीस के साथ चिपक कर उस पूरे ग्रीस को कपड़े से बाहर निकाल लेता है। तो इसी तरह साबुन शोधन करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलाइड कैसे बनता है। तो उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं। जो पहली प्रक्रिया है वो है रासायनिक विधियां, दूसरा है विद्युतीय विघटन और तीसरा है ट्रैप्टन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रासायनिक विधियों से। होता क्या है, कोलाइडी परिप्रेक्षण, द्विंक अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन अथवा जल अपघटन जैसी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जिनमें अणु निर्मित होते हैं बनाए जा सकते हैं। ये अणु पुंजित होकर सॉल का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ दो अभिक्रियाएं हैं जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। एक है द्विंक अपघटन अभिक्रिया और दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोनों को आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और रासायनिक विधियों के बारे में जो बात स्क्रीन पर लिखी हुई है उसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
उसके बाद बात करते हैं वैद्युतीय विघटन के बारे में। इस प्रक्रम में परिक्षेपण एवं संघनन दोनों ही सम्मिलित हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इत्यादि धातुओं के कोलाइडिसॉल इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में डूबे धातु के इलेक्ट्रोडों के बीच एक विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। इससे उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा धातु को वाष्पित कर देती है, जो फिर संघनित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाती है। इस विधि को ब्रैडिक आर्क विधि भी कहते हैं। आप इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब बात करते हैं पेप्टन की। किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलाइडिसॉल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम पेप्टन कहलाता है। इस प्रक्रम में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य पेप्टिकर्मक कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के बारे में। इसके कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है अपोहन, दूसरा तरीका है वैद्युत अपोहन और तीसरा तरीका है अतिसूक्ष्म निस्यंदन। सबसे पहले बात करते हैं अपोहन की। यह एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा अपोहन करके कोलाइडी विलयन में से घुले हुए पदार्थों को निकालने का प्रक्रम है। क्योंकि वास्तविक विलयन के कण अपोहक झिल्ली से निकल सकते हैं, परंतु कोलाइडी कण नहीं। अंततः झिल्ली को अपोहन से प्रयुक्त किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त उपकरण अपोहक कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं वैद्युत अपोहन की। साधारणतया अपोहन में प्रक्रम बहुत मंद होता है। यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो तो इसे वैद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है। तब इस प्रक्रम को वैद्युत अपोहन का नाम दिया जाता है। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने मिसाइल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में जाना। उसके बाद हमने कोलाइड बनाना सीखा और आखिरी में हमने कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कैसे होता है वो जाना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इन चीज़ों को दोबारा से अपनी रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लोग कोलाइडी विलयनों के गुण के बारे में पढ़ेंगे और इमल्शन यानी कि पायस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, आज हम पृष्ठ रसायन का 5वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम कोलाइडी विलयनों के गुणों के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद हम इमल्शन यानी कि पायस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं कोलाइडी विलयनों के गुण। कोलाइडी विलयनों के निम्नलिखित गुण होते हैं। उन गुणों को हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। आइए पहले देख लेते हैं कि ये गुण कौन से होते हैं। सबसे पहला जो गुण होता है उसे कहते हैं अनुसंख्यक गुण। दूसरा गुण होता है टिंडल प्रभाव। तीसरा गुण होता है ब्राउनी गति। चौथा गुण कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। पांचवा गुण होता है वैद्युत कण संचलन और छठा गुण होता है स्कंदन। आइए शुरू करते हैं अनुसंख्यक गुण से। कोलाइडी कण बड़े पुंज होने के कारण एक कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन की तुलना में कणों की संख्या कम होती है। अतः समान सांद्रताओं पर अनुसंख्यक गुणों के मान उसी सांद्रता के वास्तविक विलयन द्वारा दर्शाए गए मानों से कम कोटि के होते हैं। यह होता है अनुसंख्यक गुण। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं टिंडल प्रभाव की। टिंडल प्रभाव आपने पुरानी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। टिंडल प्रभाव वास्तव में इस कारण से होता है कि कोलाइडी कण प्रकाश को दिक् स्थान में सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं। टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण ये है कि जो हमारा आकाश होता है उसका रंग नीला होता है। ये टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण है। इसके अलावा टिंडल प्रभाव सिनेमा हॉल में पिक्चर के प्रोजेक्शन के समय हॉल में उपस्थित धूल एवं धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव को और भी अन्य अवस्थाओं में देखा जा सकता है। आप स्क्रीन पर लिखी हुई चीजों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके अलावा आप स्क्रीन पर बने हुए चित्र को भी अपनी कॉपी में बना लीजिए। उसके बाद बात करते हैं ब्राउनी गति की। ब्राउनी गति कोलाइडी कणों की पूरे प्रेक्षित क्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति की अवस्था को कहते हैं। यह गति सर्वप्रथम ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने प्रेक्षित की थी, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जैसे कण टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, उसी को ब्राउनी गति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी कणों पर बराबर एवं एक जैसे आवेशों की उपस्थिति कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व देने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल उन्हें आसपास आकर सम्मिलन या पुंजित होने से रोकता है। जो कोलाइडी कण होते हैं उसमें आवेशों की दो तरह की परत लगती है। जो पहली परत होती है उसे हम दृढ़ परत कहते हैं और जो दूसरी परत होती है उसे हम विसरित परत कहते हैं। जो दृढ़ परत होती है वो कोलाइडी कणों के समीप होती है और विसरित परत कोलाइडी कणों से थोड़ी दूर होती है। सॉल कण धनात्मक या ऋणात्मक आयनों के अधिमान्य अधिशोषण द्वारा धनात्मक या ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर लेते हैं। विपरीत आवेशों वाली स्थिर एवं विस्तृत परतों के मध्य यह विभवांतर वैद्युतगतिक विभव या जीटा विभव कहलाता है। जीटा विभव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है और ये परीक्षा में आता ही आता है। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं वैद्युत कण संचलन की। इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। कोलाइडी कणों पर आवेशों की उपस्थिति वैद्युत कण संचलन प्रयोग से संपुष्टि होती है। जब एक कोलाइडी विलयन में डूबे हुए दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों पर
विद्युत विभव लगाया जाता है तो कोलाइडी कण एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत विभव के प्रभाव से कोलाइडी कणों का संचलन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। जब किसी उपयुक्त प्रकार से वैद्युत कण संचलन अर्थात कणों की गति रोकी जाती है तो यह देखा जाता है कि परिक्षेपण माध्यम क्षेत्र में गति करना प्रारंभ कर देता है। यह परिघटना वैद्युत परासरण कहलाती है। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और जो चित्र है उसे भी बना लीजिए। इसके बाद बात करते हैं स्कंदन की। कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम सॉल का स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। हार्डी-शुल्बे नियम के अनुसार ऊर्णन क्षमता का क्रम निम्नलिखित होता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो ऊर्णन क्षमता होती है वो आवेश के नंबर के समानुपाती होता है। जैसे Al3+ है और Ba2+ है और Na+ है तो 3+ वाले की ज्यादा ऊर्णन क्षमता है 2+ वाले से, और ऐसे ही 2+ वाले की प्लस वाले से ज्यादा ऊर्णन क्षमता है। तो यह ऊर्णन क्षमता का क्रम होता है। आप इस पूरी चीज को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं इमल्शन की, जिसे फायर भी कहते हैं। जब दो अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को हिलाया जाता है तो एक द्रव में दूसरे द्रव का अपरिष्कृत परिक्षेपण प्राप्त होता है, जिसे इमल्शन कहते हैं। इमल्शन के दो प्रकार होते हैं, तेल का जल में परिक्षेपण, और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है जल का तेल में परिक्षेपण। मैं आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। तेल का जल में परिक्षेपण का ये मतलब है कि बहुत सारा जल होगा और जल की तुलना में तेल की मात्रा कम होगी। तो जल में जब आप तेल को मिलाएंगे तो उससे जो इमल्शन बनेगा वो OW प्रकार का इमल्शन बनेगा। इसके विपरीत जब आप बहुत सारे तेल में तेल की मात्रा की तुलना में कम जल मिलाएंगे तो उससे जो इमल्शन बनेगा उसको WO प्रकार का इमल्शन कहते हैं। तो ये इमल्शन के दो प्रकार होते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने कोलाइडी विलयनों के गुणों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इमल्शन के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई की सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इन चीजों को अपनी रसायन विज्ञान NCERT से दोबारा से पढ़ लीजिएगा और इन पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक जीन की वंशागति और मेंडल के वंशागति के नियमों को पढ़ा था। इस वीडियो में हम मेंडेलियन सिद्धांतों के अपवाद और दो जीनों की वंशागति को समझेंगे। तो चलिए मेंडेलियन सिद्धांतों के अपवाद से शुरू करते हैं। अब मेंडेलियन सिद्धांतों के दो अपवाद हैं। पहला है अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस। तो चलिए अपूर्ण प्रभाविता को सबसे पहले समझते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में जीन के दोनों अलील अपूर्ण या आंशिक रूप में व्यक्त होते हैं, जिससे कि संतति मध्यवर्ती या अलग फिनोटाइप दिखाता है। अब इसको हम
स्नैपड्रैगन के पुष्पों के उदाहरण से समझेंगे। अगर आप इन पुष्पों को देखें तो ये पुष्प गुलाबी रंग में, लाल रंग में और श्वेत रंग में आपको मिल सकते हैं। यही फूलों के रंग का लक्षण हम इस उदाहरण में लेंगे। आइए अब इसको समझने के लिए हम इनका क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पर जो जनक पीढ़ी होगी वो है लाल पुष्पी पौधे और दूसरी ओर होगा श्वेत पुष्पी पौधे। लाल पुष्पी पौधों के जीनोटाइप है बड़ा आर और श्वेत पुष्पी पौधों का जीनोटाइप है छोटा आर। अब इसका क्रॉस कराने पर हमको F1 पीढ़ी में सारे लाल पुष्पी पौधे मिलने चाहिए क्योंकि वे प्रभावी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हमें सारे गुलाबी पुष्पी पौधे मिलते हैं जो कि एकदम ही अलग है जनकों से। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रभावी एलील की कंडीशन यहाँ पर नहीं लगती क्योंकि दोनों ही एलील आंशिक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, जिससे कि एक अलग रंग का पुष्पी पौधा उत्पन्न हो रहा है जो कि है गुलाबी रंग का। यही अपूर्ण प्रभाविता है। और अगर हम इस F1 पीढ़ी के पुष्पों का स्वपरागण करा दे तो हम F2 पीढ़ी को देखेंगे और इसको हम पनिट वर्ग से समझेंगे। तो जो F1 पीढ़ी के युग्मक होंगे उनको हम यहाँ पे लिख देंगे नर युग्मकों को, जो कि होगा बड़ा आर छोटा आर, और मादा युग्मकों को हम यहाँ पे लिख देंगे जो कि सेम यही होंगे बड़ा आर छोटा आर। तो अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं तो हमको मिलेगा बड़ा आर, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर छोटा आर, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर छोटा आर, और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा आर। तो अगर हम इसके फिनोटाइप अनुपात की बात करें जो कि लाल, गुलाबी और श्वेत के बीच में है तो वो हमको मिलेगा 1:2:1। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो जो लाल पुष्पी पौधा है उसके जीनोटाइप है बड़ा आर, गुलाबी पुष्पी पौधों के जीनोटाइप है बड़ा आर छोटा आर, जो कि हमें यहाँ पे 2 मिले हैं, और श्वेत पुष्पी पौधों के जीनोटाइप है छोटा आर। और अगर हम इसके जीनोटाइप अनुपात की बात करें तो वो भी 1:2:1 आएगा। लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप अनुपात चेंज हो गया है क्योंकि मेंडल को ये फिनोटाइप अनुपात 3:1 मिला था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इसीलिए अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर रहे, ये अपवाद है। आइए अब सप्रभाविता को समझ लेते हैं। सप्रभाविता में दोनों एलील एक ही समय में व्यक्त हो जाती है, जिससे F1 पीढ़ी का फिनोटाइप दोनों जनकों के जैसा दिखता है। अब इसको हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के उदाहरण से समझेंगे। और इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो एंटीजन की वजह से निर्धारित किए जाते हैं, और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एंटीजन शर्करा होती है। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब जो ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है ये जीन आई से नियंत्रित होती है, और जीन आई के पास 3 एलील होते हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं IA, दूसरे को कहते हैं IB, और तीसरा है छोटा आई। यहाँ पर जो IA और IB एलील है ये प्रभावी एलील है और ये कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा उत्पादन करते हैं। और जो छोटा आई है ये अप्रभावी एलील है जो कि शर्करा का उत्पादन नहीं करता। अब आप सभी को पता ही होगा कि मनुष्य द्विगुणित होते हैं, तो इन तीनों एलील में से किसी 2 एलील किसी व्यक्ति में मौजूद हो सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में IA और छोटा आई एलील मौजूद है तो सिर्फ IA अभिव्यक्त होगा क्योंकि वो यहाँ पे प्रभावी है। और अगर किसी व्यक्ति के पास IB और छोटा आई एलील है तो सिर्फ IB अभिव्यक्त होगा। और अगर किसी व्यक्ति के पास ये दोनों IA IB एलील हैं जो दोनों ही प्रभावी हैं तो दोनों ही एलील यहाँ पर अभिव्यक्त होंगे। यही सहप्रभाविता है क्योंकि ये साथ में अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब सहप्रभाविता को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जनक A से जो हमको एलील मिल रहा है वो है IA, और जनक 2 से जो हमको एलील मिल रहा है वो है IB। तो जब इनका क्रॉस कराएंगे तो IA और IB हमारे पास आएगा, और ये दोनों ही प्रभावी हैं तो AB ब्लड टाइप मिलेगा हमको। और अगर हमें जनक A से IA एलील मिल रहा है, जनक 2 से हमको छोटा आई एलील मिल रहा है, तो इनका क्रॉस कराने पर हमको IA और छोटा आई मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो ब्लड ग्रुप होगा वो हमको मिलेगा A टाइप का, क्योंकि यहाँ पर
आई ए ही सिर्फ एक्सप्रेस होगा, छोटा आई यहाँ पर अप्रभावी है। और एक और तरह का हम केस देख लेते हैं कि जहां पर हमें जनक 1 से छोटा आई एलील मिल रहा है और जनक 2 से भी हमको छोटा आई एलील मिल रहा है। तो इसके क्रॉस कराने पर हमको छोटा आई और छोटा आई इसी संतति में देखने को मिलेगा। तो फिर इसका जो ब्लड टाइप होगा वो होगा ओ टाइप का। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और दो जीनों की वंशागति को समझते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक जीन की वंशागति को समझा था, यहाँ पर हम दो जीनों की वंशागति को देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम मेंडल का प्रयोग देखेंगे, जिसमें कि उन्होंने द्विसंकर क्रॉस कराया था। अब द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, अब हम उसको समझ लेते हैं। एक क्रॉस जिसमें एक बार में दो लक्षणों को शामिल किया गया हो। आइए अब इसको समझने के लिए हम मेंडल के प्रयोग को देख लेते हैं, जिसमें कि उन्होंने गोल पीला बीज वाला पौधा लिया था, जिसके जीनोटाइप थे बड़ा आर बड़ा वाई। यहाँ पर जो बड़ा आर है वो प्रभावी एलील है, जो कि गोल विशेषक को दिखा रहा है, और जो यहाँ पे बड़ा वाई है वो भी प्रभावी एलील है, जो कि पीला रंग बीज का दिखा रहा है। और इसका मेंडल ने क्रॉस किया था झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे के साथ, जिसके जीनोटाइप है छोटा आर छोटा वाई। यहाँ पर छोटा आर और छोटा वाई दोनों ही अप्रभावी एलील हैं। अब अगर हम इसकी युग्मकों को देख लें तो जो गोल पीले बीज वाले पौधे का युग्मक होगा वो होगा आर वाई, और जो झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे का जो युग्मक होगा वो होगा छोटा आर छोटा वाई। तो अगर हम इसका क्रॉस करवा दे तो हमको सारे F1 पीढ़ी में पौधे मिलेंगे गोल पीले बीज वाले, जिसका जीनोटाइप होगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। अब दोस्तों हम F1 पीढ़ी के कुछ पौधों का स्वपरागण कराएंगे। तो यहाँ पर मैं पनेट स्क्वायर बना देता हूँ, यानी कि पनेट वर्ग मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं F1 पीढ़ी के जीनोटाइप को लिख देता हूँ, जो कि है बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। तो अगर आप इसके नर युग्मकों की बात करें तो वो होंगे बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा आर छोटा वाई, और छोटा आर छोटा वाई। और इसके मादा युग्मक भी यही होंगे बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर छोटा वाई। तो अब हम इसको सीधा साधा क्रॉस करा देंगे जैसे कि हमने पहले किया था। तो इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई। इसका क्रॉस कराने पर आप मुझे बताइए कि क्या मिलेगा। हाँ, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। आप चाहें तो साथ साथ इसको अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा मेरे से पहले इस पनेट वर्ग को फिलअप करने का। तो चलिए बाकी का हम भर देते हैं। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा आर बड़ा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर छोटा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई। तो इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई। अब हमें इसका फिनोटाइपिक अनुपात निकालना है, तो उसको हम थोड़ा सरल करने के लिए मैं सीधा यहाँ पर इसके फिनोटाइप को लिख देता हूँ कि हमको क्या मिला। तो हमें इसे देखकर यहाँ बताना है कि कितने हमें गोल पीले बीज वाले पौधे मिले, कितने हमें गोल हरे बीज वाले पौधे मिले,
ऐसे ही करके हमें सारा इसको बताना है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमको गोल पीले 9 पौधे मिले, यहाँ पर हमें गोल हरे 3 पौधे मिले, झुर्रीदार पीले बीज वाले हमको मिले यहाँ पर 3, आप चाहे तो गिन सकते हैं उनको, और यहाँ पर हमें झुर्रीदार हरे पौधे 1 मिला बस यहाँ पर हमको। तो इसका जो फिनोटाइप अनुपात होगा वो होगा 9:3:3:1। अब दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों लक्षणों को जो हमने लिया था, बीज का रंग और बीज का आकार को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बीज का रंग लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो पीले बीज वाले पौधे थे वो थे 12, और हमें हरे बीज वाले पौधे जो मिले वो थे 4। तो अगर आप इसको भाग करेंगे इसको, तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो होगा 3:1 का। और यहाँ दूसरी तरफ मैं बीज का आकार लिख देता हूँ, जो कि दूसरा लक्षण था। तो इसमें जो गोल आकार के बीज मिले हमको वो थे 12, और यहाँ पे झुर्रीदार बीज वाले पौधे हमको मिले वो थे 4। तो अगर आप इसको भी भाग करेंगे और इसका अनुपात निकालेंगे तो वो होगा 3:1, जो कि बिल्कुल एकल संकर क्रॉस की तरह है, क्योंकि वहां पर भी हमको यही फिनोटाइप अनुपात मिला था 3:1 का। तो इन्हीं आधारों पर मेंडल ने एक और नियम को प्रस्तावित किया, जो था स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। इस वीडियो में हमने मेंडेलियन सिद्धांतों के अपवादों को पढ़ा, और साथ ही में हमने 2 जीनों की वंशागति को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, सहलग्नता और पुनर्योजन, बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता को समझेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने सामाजिक विज्ञान विषय में भारत में राष्ट्रवाद भाग 3 पढ़ा, और इंग्लिश में अमांडा पार्ट 1 और 2 पढ़ा। वहीं क्लास 12 में रसायन विज्ञान विषय में पृष्ठ रसायन भाग 4 और 5 पढ़ा, और जीव विज्ञान विषय में वंशगति तथा विविधता के सिद्धांत भाग 3 पढ़ा। इन सभी वीडियो के साथ हमने रोचक प्रश्नों को भी बनाया और ज़रूरी बातों को नोट भी किया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास 10 में हम गणित विषय में द्विघात समीकरण भाग 1 पढ़ेंगे, और हिंदी विषय में अपठित गद्यांश भाग 1 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में गणित विषय में सदिश बीजगणित भाग 5 पढ़ेंगे, और भौतिक विज्ञान विषय में वैद्युत चुंबकीय तरंगे भाग 1 पढ़ेंगे। एक ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप DG7 इक्वेशन YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।